So start करो. चलो pay attention. Pay attention. Chapter number, day 4, one shot lecture, SP chapter number 1. इससे पहले हमने ऑलरेडी ओसी का 2 लेसन, इको के 2 लेसन, अकाउंट्स का 1 लेसन कंप्लीट किया हुआ है. आज एसपी की शुरुआत हो रही है. नाउ पे अटेंशन. एसपी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फिनेंस. ठीक है. नाउ समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज कॉर्पोरेट फिनेंस. अब कॉर्पोरेट फिनेंस का मतलब क्या होता है. इसमें 2 अलग अलग वर्ड है. पहला वर्ड है दैट इज कॉर्पोरेट और सेकंड वर्ड है आपका फिनेंस. कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है. कॉर्पोरेट मतलब किसी भी तरीके का कॉर्पोरेशन या किसी भी तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी. अगर मैं किसी भी तरीके की कंपनी या किसी भी तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करता हूं या अगर मैं सिर्फ कंपनी कहता हूं तो मेरे कंपनी कहने का सिंपल सा मतलब है मैं बात कर रहा हूं जॉइंट स्टॉक कंपनी की. और उस जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की. किसकी बात कर रहा हूं. एसपी के चैप्टर नंबर 1 से लेके आखिरी चैप्टर तक जब तक आप एसपी पढ़ने वाले हो, जब जब क्वेश्चन में कंपनी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा समझ जाना वो जो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने वाली है. समझा. उसके बाद सेकंड पार्ट आता है दैट इज फाइनेंस. फाइनेंस का मतलब होता है पैसा और पैसे का मैनेजमेंट. मनी एंड मनी मैनेजमेंट. मनी एंड मनी मैनेजमेंट दोनों चीजों पर फोकस करना कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम होता है. सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं होता. किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, किसी भी तरीके के बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है. बट इंपॉर्टेंट पैसा है, सबसे बड़ा पार्ट होता है पैसे को मैनेज करना. इफ यू आर नॉट एबल टू मेक द मैनेजमेंट ऑफ अ मनी, आपका बिजनेस हो जाने वाला है कोलैप्स. अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास फंड नहीं होगा, तो आपका बिजनेस ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है. इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस कहता है इट इज ऑल अबाउट मनी एंड देयर मैनेजमेंट. मनी और उसका मैनेजमेंट, ये 2 चीजों पर क्या करता है वो बात करता है. सो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस. पैसा लाया कहां से जाएगा और पैसा यूज कहां पर करना है, ये 2 चीजों पर बात करता है. कौन कौन से. पैसा लाया कहां से जाएगा और पैसा यूज कहां पर करना है, ये 2 चीजों पर बात कौन करता है. कॉर्पोरेट फाइनेंस. Of finance by a corporation, it deals with the financing activity of the enterprises, capital structure and making investment decision. मतलब बिजनेस के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें. पहला तो बिजनेस की एक्टिविटीज को क्या करना है अपने को, फाइनेंस, पैसा लगाना है. उसी के साथ साथ हमें डिसाइड करना है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा. मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमें जो पैसा लगने वाला है वो पैसा कहां से आएगा. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड. हमारा सोर्सेस ऑफ फंड कहां पे होगा. वो ओन से कहा कितना आएगा और बोरोड से कितना आएगा. तो वो जो ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल वाला फंडा है वो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर देखने के लिए मिलेगा. उसके बाद जब आपके पास पैसा आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको यूज करना है. तो अब वो इस्तेमाल कहां करना है उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन. क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सो corporate finance is basically a dealing with the money and management of a corporation which is required to calculate about the 3 things. First, capital structure, second, raising of finance and third, utilization of funds. तीनों चीजों के बारे में क्या करते हैं हम लोग बात करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फर्म के पास 2 डिसीजन ऑप्शंस होते हैं. कितने डिसीजन ऑप्शंस, 2. यानी किसी भी कंपनी को अगर आगे बढ़ना है, किसी भी कंपनी को पैसा और पैसे को मैनेज करना है, फंड या फंड को मैनेज करना है, मनी या मनी को मैनेज करना है, फिनेंसेस को मैनेज करना है, तो उसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 2. पहला ऑप्शन फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन.
सर फिनेंसिंग डिसीजन मतलब क्या, पैसा कहां से आएगा, ठीक है, पैसा कहां से आएगा। जब कहां से पूछते हैं, कहां से पैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल जब आपकी शादी हो जाएगी तो शादी होने से पहले आपके घर वालों का सबसे बड़ा चैलेंज होगा इसकी शादी के लिए पैसा कहां से आएगा, सही ना। पीछे से कोई तो बोला सर पहले लड़की तो ढूंढने दो, मम्मी पापा का टेंशन है कि नालायक से शादी कौन करेगा, वो बात की बात है, कोई ना कोई तो कर ही लेगा, कोई भी अंधा लूला काना बहरा कुछ तो रहेगा, है ना। है तो अपने जैसे लोगों को पकड़ लेने का, जो मुंह छुपा के गॉसिपिंग वगैरह करते हैं, बिग बॉस देखने वाले लोग रहेंगे, कोई तो मिलेगा ऐसा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पैसा, शादी करने के लिए पैसा कहां से आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टमेंट। तो उसी तरीके से कंपनी के अंदर भी फाइनेंसिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट है कि एक कंपनी पैसा कहां से लेकर आएगी, और जब उसके पास वो पैसा अरेंज हो जाएगा, ठीक है, जब उसके पास वो पैसा क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, व्हेन द कंपनी मेक्स द अरेंजमेंट ऑफ कैश, क्या करेगी सर, अरेंजमेंट ऑफ कैश। अब काम शुरू होता है कि पैसा कहां लगाना है। पहला पैसा लाने का काम सोचना है, पहले क्या काम का सोचना है, पैसा लाने का। और जब आपके पास पैसा आ जाए तो इस पैसे का इस्तेमाल कहां करना है, ये पैसे को कहां पे अप्लाई कर रहा है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में डिसीजन लेगी कंपनी, जिसको कहां पे डालना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर कितनी चीजें आती है, 5। पहला, आपकी फाइनेंशियल नीड कितनी है। सर व्हाट इज फाइनेंशियल नीड, आपको कितने पैसों की जरूरत है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। हाउ मच कैपिटल यू रिक्वायर्ड। एक एग्जाम्पल देता हूं, मोटा मोटे हिसाब देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को कैमरा खरीदना है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि मेरे को कितना पैसा चाहिए। सो अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे कैमरे खरीदने के लिए, मैंने कॉल किया सबको कि भाई कितने का कैमरा आता है, तो उसने बोला सर 80,000 का कैमरा आता है। सो मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे मालूम पड़ गया 80,000 चाहिए। तो मेरी फाइनेंशियल नीड कितनी है सर, 80,000 की है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस टू रेज फंड। अब दूसरा सवाल आता है, ये 80,000 रुपया आएगा कहां से, मेरे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं ये पैसा जमा करने के। तो उसी तरीके से कंपनी भी सोचती है कि पैसे की नीड समझने के बाद पैसा कहां से आने वाला है, अब उसके रास्ते तलाश करो। थर्ड, अब वो पैसा आपके खुद के सोर्सेस से भी आ सकता है या फिर बोरोड कैपिटल के थ्रू भी आ सकता है। या तो आप खुद का पैसा डालोगे या तो आप किसी से कर्जा लेके डालोगे, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों को मेंटेन करो, तो उसको बोलेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है थोड़ा खुद का थोड़ा बाहर का। और डेप्ट इक्विटी में क्या होता है, डेप्ट मतलब बाहर वालों का पैसा और अंदर वालों का पैसा। फॉर एग्जांपल खुद का मेरा 5 रुपया है, मार्केट में मुझे 3 रुपया लोन लिया है, मैंने कितना रुपए का लोन लिया, 3 रुपए का। तो क्या मैं 5 रुपए में से 3 रुपए आसानी से दे सकता हूं, मतलब मैं अच्छी कंडीशन में, आई एम इन अ सॉल्वेंट की इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट पोजीशन में हूं कि मैं आराम से रिपे कर सकता हूं। मेरा असेट 5 रुपए का है, मैंने कर्जा भी 5 रुपया लिया हो, तो क्या मैं इजीली पैसा पे कर सकता हूं, यस आई इजीली मैं पैसा पे कर सकता हूं। कर्ज, मेरा असेट 5 रुपए का है और मैंने कर्जा 10 रुपए का लिया है, तो कल रास्ते में जाते जाते कर्जदार मुझे मिल गए तो मुझसे 5 रुपया भी छीन लेंगे और मुझे मारेंगे अलग से, क्योंकि बाकी का 5 रुपया देना बाकी है। यानी मैं वो पोजीशन में जहां पे मैं बाकी के 5 रुपए नहीं दे सकता, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी पोजीशन। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने का मेन पर्पस होता है ताकि आपको पता चले कि वेदर यू आर सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। क्लियर है क्या, पक्का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं सोचूंगा पैसे का इस्तेमाल कहां करना है ना। तो पहला तरीका क्या आएगा, यूज ऑफ फंड, पैसा कहां पे यूज करना है। दूसरा आता है सर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मतलब क्या, मैंने को मेरे पास सबको मैंने पूछा भाई कैमरा कितने का आता है, बोला सर किसी का 80,000 का भी आता है, किसी का लाख रुपए का भी आता है, किसी का 90,000 का भी आता है, किसी का 70,000 का भी आता है, किसी का 30,000 का भी आता है। अब मेरे पास ऑप्शंस है,
अब मेरे को पता करना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। नॉर्मली कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, जो सस्ता है वो लेने का, बट आप क्या खरीद रहे हो, असेट खरीद रहे हो। क्या खरीद रहे हो, असेट में ये देखा जाता है कि आपका बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कोई ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। तो फिर सारे ऑप्शंस देखे गए, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा और उसमें से बेस्ट चीजें आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है कैपिटल बजटिंग। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब अगर मैंने 75,000 रुपीज किसी असेट में लगाना है, किसी बिजनेस में लगाना है, किसी इन्वेस्टमेंट में लगाना है, तो बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए सर, रिटर्न, है ना। तो मुझे बदले में क्या मिलना चाहिए, रिटर्न। बट ये रिटर्न लगाने के लिए मुझे कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा। 75,000 लगाऊंगा तब मुझे कुछ मिलेगा ना, तो पहले लगाना पड़ेगा। तो वो जो लगाने का जो परसेंटेज है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है। यानी अगर आपने आज 100 रुपया लगाया तो बदले में 100 रुपया आपको अगले महीने मिल जाएगा, लेट से। लेकिन वो 100 रुपया लगाने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज वगैरह कुछ तो करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कंसिडर की जाती है। ये जो स्टार्टिंग के लास्ट के 3 टॉपिक दिखते हैं ना, सारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है। मोटा मोटी बात ये कहा जाए कि पैसा आपने लाया, अब आपको पैसा लगाना है, तो लगाने से पहले 3 चीजें सोचने का। पहला, पैसा कहाँ पे यूज करना है, कितना यूज करना है, कौन से प्रोडक्ट पे, कौन से अल्टरनेटिव पे यूज करना जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए। पता चला आपने सबसे सस्ता वाला खरीद लिया और बाद में पछता रहे, अरे भाई मेरे साथ तो स्कैम हो गया, है ना। बोलता है ना मेरे पास लाख रुपया पड़ा है, क्या करूं, बोले इन्वेस्टमेंट कर, कहाँ करूं, बोला शेयर में कर, डिबेंचर में, पब्लिक डिपॉजिट में कर, बॉन्ड में कर, शेयर्स खरीद, या किसी म्यूचुअल फंड में डाल, एफडी में डाल, बैंक में डाल, सेविंग अकाउंट में डाल। बोला इतना ऑप्शन है, बेस्ट वाला कौन सा है, बोलते बेस्ट वाला कौन सा है। तो उसके लिए फंड मैनेजर क्या बोलता है, जाने का फाइनेंस एडवाइजरी के पास, तो पूछता है ये 1 लाख रुपए आपको कितना का गोल क्या रखना है, ये 1 लाख कितने में कन्वर्ट होना चाहिए, आप रिस्क ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आप इक्विटी वाले मतलब शेयर्स खरीदो, आप रिस्क नहीं ले सकते हो, सेफ खेलना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, एफडी का, या पब्लिक डिपॉजिट बॉन्ड का। बोले नहीं मेरे को रिस्क लेना है लेकिन मेरे को सेफ भी रहना है। तो पहले पूछा सर आपको कितना % रिटर्न एक्सपेक्टेड है, तो बोला मेरे को 12-15% मिलना चाहिए साल के आखिरी में। तो बोला सर ये 3 ऑप्शन हटा दो, आपके पास 2 ऑप्शन बचे, बॉन्ड में लगाओ या फिर शेयर्स में लगाओ, या म्यूचुअल फंड में लगाओ। सॉरी, म्यूचुअल फंड में सेफ रहना तो म्यूचुअल फंड में लगाओ, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाल दिया, इसका मतलब आपने 3 चीजें सोची। पहला, आपके पास पैसा था, पैसा कहाँ लगाना है, कितना रिटर्न चाहिए, और लगाते समय कुछ खर्चा वगैरह करना पड़ा तो वो परसेंटेज ऑफ कैपिटल को क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। कॉर्पोरेट फिनेंस की जरूरत क्या है, why there is a need for corporate finance, ठीक है, why there is a need of corporate finance। पहला, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही कुछ सोच सकते हो, है ना। तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, सोचेगा क्या, एग्री, सही ना। तुम्हारी दुनिया में कितने भी प्लान हो, सारा प्लान किसके ऊपर टिका है, तुमको बांद्रा जाना है, आंध्रा जाना है, किसके ऊपर डिपेंड है, पैसा, सही कि नहीं। ट्रेन, अब बेटा तू ट्रेन से जाने की लायक ही रखता है, एरोप्लेन में भी जाएगा तो उससे बर्तन ही बनवाने वाले। नहीं, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पैसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट पैसे से ज्यादा पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। व्हेन यू हैव अ कैपिटल इन योर हैंड, जब आपको लगता है कि आपके पास पैसा है तो क्या करोगे, तब आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको उस पैसे का करना क्या है।
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो अगर कंपनी के पास बिजनेस पैसा है तो वो डिसीजन ले सकता है कि करना क्या है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, बिजनेस के अंदर नए इक्विपमेंट लाना है, पुराने एसेट्स को बेचना है, नहीं बेचना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? कंपनी। तो कंपनी की ये कब सोचती है? जब उसके पास पैसा होगा या जरूरत है तब। सेकेंड, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल। सिंपल सी बात है, आपको फंड मैनेजर, यहाँ पे ये सारी चीजें कौन बताता है पता है ना? फाइनेंस मैनेजर बताता है। भाई साहब, फाइनेंस मैनेजर आपसे पैसा इसी बात का लेता है कि वो बताएगा कि आपके पास पैसा कितना है, कितना पैसा कितना इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, सब कुछ कौन बताता है? फंड मैनेजर बताता है। ठीक है, अब वो आपको मदद करेगा कि ये पैसा लाना कहां से, आइडिया देगा, आइडिया देगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। फाइनेंस मैनेजर क्या बोलेगा? आपको आइडिया देगा कि ये भाई पैसा तुमको लाना कहां से, शेयर से लाना है, डिबेंचर से लाना है, बॉन्ड से लाना है, इक्विटी से लाना है, प्रेफरेंस से लाना है, बॉन्ड पब्लिक डिपॉजिट से लाना है, बैंक से लाना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, ये सब एडवाइस कौन करेगा? फाइनेंस मैनेजर। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम क्या है? आपको रेजिंग कैपिटल यानी कैपिटल रेज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करेगा। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक नई कंपनी मार्केट में लॉन्च हो रही है, तुमको भी, तुमने बोला यार बहुत पैसा है, कोल्ड ड्रिंक में बहुत पैसा है ना? कोल्ड ड्रिंक सुना है कि नहीं? वही काला पानी, नीला पानी और हरा पानी वाला टाइप। अब तो लाल पानी भी आ गया है, कोकम शरबत ऐसा स्ट्रिंग में भर के देते हैं, है ना? काला पानी मतलब थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, कैंपा कोला, कोको बिग कोला सब आ गया। सफेद पानी मतलब स्प्राइट, 7 अप, माउंटेन ड्यू, बिग कोला, बिग कोला सब में आता है। उसके बाद माजा। आज सुबह मैंने एक वायरल पोस्ट देखा कि हाँ, मकर संक्रांति पे किसी ने पोस्ट किया था। पहले तो मैंने वो आदमी को विश किया हैप्पी मकर संक्रांति, बाद में पता चला आदमी वो तो ट्रेंड था, बाद में पता चला उसका मेन इंटेंशन ये नहीं था, वो सेल्फी दिखा रहा था, वो दिखा रहा था पीछे का पोस्टर देख, माजा गया तिड़गुड़ गया। अरे माई साहब, माजा का ऐड था। हाँ, टेंशन, भाई साहब ये कर क्या रहा है? हाँ, तो ऐसा होता है, आपको ट्रिप भी प्लान करना रहेगा तो पैसा लगेगा भैया। अब मान लो आपने भी सोचा यार मेरी मम्मी है ना मस्त शरबत बनाती है, नींबू पानी तो एक नंबर बनाती है। अब तुमने बोला यही नींबू पानी अगर बॉटल में डाल के बेचूं तो बिकेगा, नींबू करके आता ना ब्रांड जो नींबू पानी बेचता है। तुम बोले मेरी मम्मी से अच्छा कोकम का शरबत, नींबू शरबत कोई बना ही नहीं सकता है, क्यों ना मैं इसकी कंपनी चालू कर दूं? चालू कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको मार्केट में जाके रिसर्च करना पड़ेगा कि आप जिसको कंपटीशन देने जा रहे हो, अल्टीमेटली आपको कस्टमर के बीच में बेचना है, तो आपका प्रोडक्ट और बाकी के प्रोडक्ट में ऐसा क्या नया होना चाहिए? बाकी का प्रोडक्ट जो मिल रहा है और आप जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, दोनों में इनोवेशन होगा तो ही फर्क होगा, तो ही लोग आपका खरीदेंगे। जैसे पेपर बोर्ड करके एक कंपनी है, उसने क्या किया, उसके प्रोडक्ट वैसा ही है जैसा वो पहले बेचता सोचा होगा, बट उसने क्या किया, सबसे ज्यादा दिमाग लगाया उसके पैकेजिंग पे। सब टेट्रा पैक ला रहे हैं, सब कांच की बोतल लेकर आ रहे हैं, सब प्लास्टिक की बोतल लेकर आ, भाई साहब ने क्या किया, प्लास्टिक का ही बोतल लेकर आया जिसका शेप उसने बोतल जैसा कर दिया और लोगों को देख के लगा रहा है कुछ तो नया है। उसने रिसर्च किया हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, उसके लिए उसने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे एक फोन आता है नथिंग फोन, लाइट आता है पीछे से, उसने क्या किया, फोन में तो सब वही देना है ना, कैमरा भी वही देगा, सब कुछ प्रोसेसर भी डालेगा, रैम भी डालेगा, रोम भी डालेगा, सब करके देगा, लेकिन मार्केट में नया कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। तो वो भाई साहब क्या करते हैं, उसने अपने बैक पैनल को ट्रांसपेरेंट कर दिया, लाइटिंग जिगजैग कर दिया, बोले फोन बिकेगा, और नाम भी नया रखा नथिंग।
अगर किसी, मैं तो सोचता कभी बर्थडे के टाइम पे किसी पापा ने पूछ लिया बेटा तेरे को क्या चाहिए, बोला नथिंग, खत्म। पापा को बोले पापा 3 दिन पहले आपने पूछा था ना मेरे को क्या चाहिए, हाँ तूने तो बोला था नथिंग, अरे नथिंग मतलब नथिंग फोन था। पापा बोले अच्छा ये भी आ गया क्या, तो उसने क्या किया, अपने डिजाइन पे क्या किया, सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में पैसा है तो आपका काम इजी है। बॉडी के अंदर ब्लड, बिजनेस के अंदर पैसा, दोनों जरूरी है। बॉडी के अंदर ब्लड ऊपर नीचे हुआ, जैसे मान लो अगर आप बैठे हो बहुत समय तक एक जगह पर बैठे हो, तो जैसे आप खड़े होंगे आपके पैर पे झुनझुन झुनझुन चढ़ जाता है ना। बहुत सारे ए भाई ओवर एक्टिंग की दुकान रहते हैं, सही कि नहीं। हाँ, मूंगी मूंगी आता है बोलते, मूंगी आता है, मेरे को आज तक मूंगी समझा ही नहीं। और अगर हाथ में मूंगी आता है तो टकले के ऊपर हाथ फेरते बोलते हैं, टकले के ऊपर ऐसा। अब हाँ ये भाई मुद्दे की बात समझते हैं। अब वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के सर्टेन पार्ट तक वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर फ्लो में नहीं पहुंचता है। उसी तरीके से अगर किसी बिजनेस में कैश की फंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो आपके बिजनेस के अंदर कोई तो ऐसा एरिया होगा जो अफेक्टेड होगा, और उसके वजह से आपके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। सो इसीलिए बॉडी के अंदर खून और बिजनेस के अंदर कैश दोनों का होना जरूरी है। नेक्स्ट, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। भाई सब पैसा है, पैसा कॉर्पोरेट फिनेंस है, पैसा रहेगा तो सामान खरीदेगा, सामान खरीदेगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो सेल होगा, सेल होगा तो कलेक्शन करके आएगा, सर्कल गोज ऑन रोलिंग एंड रोलिंग। पैसा ही नहीं है, काय का माल खरीदेगा, माल ही नहीं खरीदा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं तो सेल नहीं होगा, सेल नहीं हुआ तो कलेक्शन नहीं, कलेक्शन नहीं तो बिजनेस ठप। पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन करना है ना, बिजनेस को बढ़ाना है, क्या लगेगा, पैसा। बिजनेस को मॉडर्नाइज करना, एक्सपांड करना, डाइवर्सिफाई करना है, पैसा लगेगा। एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल अभी अपने क्लासरूम के अंदर हम लोग बैठे, मुझे मेरा क्लासरूम बढ़ाना है, क्या लगेगा, पैसा लगेगा। बिना पैसे के कुछ आने वाला नहीं है। अभी लाइव लेक्चर लेना है, सेटअप लगेगा, लाइव लेक्चर ऑफलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड पे। अरे तो लाइव लेक्चर वाले मुझे देख कैसे पा रहा है, क्योंकि मैंने पैसा लगाया, कैमरे में इन्वेस्टमेंट किया, सेटअप में इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके सारी चीजें क्या हो रही है, पॉसिबल। तो यहां पर बिना पैसे के आप बिजनेस को ना ही एक्सपांड कर पाओगे, ना ही आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। सो कैश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझा, बिना पैसे के कुछ होने वाला नहीं है। वो सुना तुमने, मूवी वगैरह देखते कि नहीं, डॉक्टर बोलता है आपको, आप इसका ऑपरेशन करने के लिए पैसों के इतने पैसे लगेंगे, और अब डॉक्टर साहब पैसों की चिंता मत करो, आप बस क्या करो, ऑपरेशन की तैयारी करो। ये कौन बोल सकता है बेटा, जिसका बहुत पैसा है ना। अगर आपके पास पैसे ना हो ना, डॉक्टर भी आपका आई एम सॉरी बोल के निकल जाता है। तो अगर आपके पास बिजनेस में भी पैसा नहीं है ना, तो बिजनेस भी आई एम सॉरी बोल के बंद हो जाएगा। बिजनेस क्या बोलता है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, बिना पेट्रोल के गाड़ी चालू नहीं हो सकती। उसी तरीके से बिना कैश के बिजनेस भी चल नहीं सकता है। बिजनेस के अंदर कोई भी एक्टिविटी करना हो, बिजनेस में कैश के बिना, पैसों के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। नेक्स्ट, मैनेजिंग रिस्क। रिस्क है तो इश्क है ना, सही कहा है ना, श्री 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 हर्षद मेहता जी ने सही कहा है ना भाई। रिस्क, अच्छा रिस्क मतलब होता क्या है, अरे भाई कोई भी बंदा मार्केट में किसी भी नई कंपनी में पैसा लगाता है, तो उसने क्या किया है, पैसा लगाया, तब उसने, उसको ये नहीं पता धंधा चलेगा कि डूबेगा,
चल गया तो पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 100 गुना भी हो सकता है और डूब गया तो खत्म। मैनेजिंग रिस्क मतलब क्या, आपके पास जो पैसा है उसका एक सर्टेन प्रोपोर्शन आपने इन्वेस्टमेंट डाला है, वो इन्वेस्टमेंट उड़ा तो आपको भी लेके उड़ेगा, और अगर वो इन्वेस्टमेंट डूबा तो आपको भी लेके डूबेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप इधर की चीजें उधर से क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत मैनेज कर सकते हो, है ना। इसलिए कहते हैं ना, अपनी इनकम का पूरा पैसा एक जगह पे डालना नहीं चाहिए, कुछ हिस्सा ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पता चला मेरी पगार 25,000, पूरा 25,000 रुपया मैंने डाल दिया कहीं पे इन्वेस्टमेंट, वो पूरा इन्वेस्टमेंट अगर उड़ गया तो मैं भी उड़ूंगा, वरना डूब गया तो मैं भी डूब जाऊंगा। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या बोलता है, एक्टिविटी को मैनेज करना आना चाहिए, और अगर आपने एक्टिविटी या पैसे को मैनेज कर लिया, कॉर्पोरेट फाइनेंस को मैनेज कर लिया, मतलब आपने क्या कर लिया, रिस्क मैनेज कर लिया। क्लियर है। रिप्लेस, पुराने एसेट को हटाओ, नए एसेट को लाओ। पुराने एसेट को क्यों हटाने का बेटा बताओ। घर में देखा, घर में कितने लोगों के पास टीवी है, घर में ऑलमोस्ट सबके घर में होगा। कौन सा वाला, डब्बा वाला कि फ्लैट वाला? फ्लैट वाला कितने लोग है भाई, ऑलमोस्ट सबके घर में फ्लैट टीवी होगा। डब्बे वाला अभी भी कोई बचा है क्या? बोल रहे पैदा होने का टीवी है, मेरे को लगा संतोष जी ने इनको पैदा किया, मेरे को लगा टीवी पैदा किया। अरे भाई माय डियर, ओ माय डियर, अब रिप्लेस ओल्ड एसेट मतलब क्या, समय समय पे मार्केट में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है। अगर कोई भी कंपनी आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन कर रहा है तो दो प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा। पहला, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में वो इनएफिशिएंट होगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्या बोला बेटा, दो प्रॉब्लम होगा, एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, दूसरा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने नए एसेट में पैसा लगाया, पुराना एसेट रिप्लेस करके नया एसेट लेकर आया, आपका प्रोडक्शन क्वालिटी भी बढ़ जाएगा और खर्चा भी कम हो जाएगा। जो पुराने बड़े बड़े टीवी है ना, वो लाइट बिल ज्यादा देते हैं, और जो फ्लैट टीवी है वो लाइट बिल थोड़ा सा कम देते हैं। तो नए एसेट को, पुराने एसेट को रिप्लेस करके नए एसेट को लाने का फायदा यह है कि इससे आपका कॉस्ट कम होता है। बट सवाल वही आता है, नया एसेट लाने के लिए पैसा तो लगेगा। इट इज ऑल अबाउट कैश। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर आपके पास पैसा है तो समय समय पर आप क्या करोगे, शेयर होल्डर को पैसा पे करोगे, है ना। आपने शेयर होल्डर को क्या देना है सर, डिविडेंड। और आपने जिन जिन से कर्जा लिया है, जो क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर है, बॉन्ड होल्डर है, फिक्स डिपॉजिट होल्डर है, पब्लिक डिपॉजिट होल्डर है, उनको समय समय पे आपको क्या देना है, उनको इंटरेस्ट। पैसा होगा तो ही दे पाओगे। इफ यू हैव नॉट मनी, पैसा है ही नहीं अपने पास। डायरेक्टर को पूछा कि मेरा डिविडेंड कब मिलेगा, डायरेक्टर बोला मेरे को इतने दिन से पगार ही नहीं मिला। जब उसको नहीं मिले तो तुमको क्या मिलेगा। तो बिना पैसे के ना डिविडेंड और ना इंटरेस्ट किसी को भी सेटिस्फाई आप नहीं कर सकते। और बैंक को समय पे इंटरेस्ट नहीं मिला तो व्हाट विल हैपन, बैंक आएगा आपकी कंपनी के एसेट्स को बेचकर आपकी कंपनी बंद करके भी जा सकता है। लास्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। आपके पास पैसा है तो गवर्नमेंट को आपको समय समय पे क्या पे करना है, टैक्सेस, है ना। समय समय पे गवर्नमेंट को टैक्सेस, ऑडिट की फीस और जितने भी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन या लॉयर की फीस वगैरह जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है वो भी आपको बेयर करने पड़ेंगे। कोई डॉक्टर होता है, बोलता है मैं एक काम करता इसका ऑपरेशन में फ्री में कर देता हूं, लेकिन दवा तो आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि आपको सब फ्री हो जाएगा, कुछ तो पार्ट आपको अपने लिए मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी क्या लगेगा, पैसा। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स, ये सारे इंपॉर्टेंस है कि बिना कॉर्पोरेट फाइनेंस के कुछ भी हो सकता नहीं है। बात समझ में आ रही है। श्योर, कॉन्फिडेंस लग किया जाए, आगे बढ़े। नाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, आइडिया। अच्छा, कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा होगा, देखो पैसे की जरूरत है तो कब सबसे पहले किसी भी पैसे के रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या लगेगा, प्रोडक्ट के लिए आपको आइडिया चाहिए। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने का एक आइडिया है
सो आपके पास क्या रेडी होना चाहिए? प्लान। अगर आप वो प्लान सामने वाले को बता पाए, एग्जीक्यूट करा पाए, उसके दिमाग में अपना प्रोडक्ट डाल पाए, तो वो आपके प्रोडक्ट में क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा। और जब आपको पैसा मिल गया तो अब आपको क्या करना है सर? एग्जीक्यूशन करना है। क्या करना है? एग्जीक्यूशन। क्लियर है? अब यहाँ पे दो चीज आती है, पैसा किधर लगाना है? फिक्स कैपिटल में के? तो कितने तरीके के कैपिटल है सर? दो। एक होता है, दूसरा सर फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिस्टिंग्विश में भी है, याद होगा। What is fixed capital? Fixed capital is a capital which is investment in a fixed asset for a longer duration of life. भाई साहब, आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, आपने फिक्स एसेट में पैसा लगाया, लेकिन कौन से समय के लिए? लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। Investment in fixed asset, investment in a fixed asset for a longer duration of a time is known as fixed capital. समझा? It is almost permanent in nature. Almost किसके रहता है? Permanent. और used to establish the business. Business खड़ा करने के लिए चीजें लगती है, बार बार खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक बार वन टाइम सेटलमेंट। क्लासरूम चालू करना है, कोई टेंशन नहीं, बेंच लाओ, एसी लाओ, रेफ्रि, जो चाहिए वो लेकर आओ। खाना पीना खाएगा किधर रे? ऑफिस में क्या रखेगा ना मैं ठंडा पीना? वो तो बाजू वाले से काम चला रहे अपन। एक ऑफिस में कैसा रहता है? ऑफिस में क्या बाजू वाले के ऑफिस में जाके लेके आएगा क्या ठंडा पानी? अगर एक कॉर्पोरेट ऑफिस सेटअप हो रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा? पूरा फ्लोर सेटअप करेगा। पैसा वन टाइम लगाएगा, क्योंकि उसको पता है पैसा एक बार लगाना, बार बार उसमें सिर्फ इस्तेमाल करना है। तो एक बार बिजनेस सेटअप करने के लिए जो पैसा लगेगा उसको कहाँ डालेंगे? फिक्स कैपिटल। और रोज बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा लगेगा वो किधर से आएगा? वर्किंग कैपिटल। क्लियर है क्या? A working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day activity. Day-to-day रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले खर्चों को, एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए क्या लगेगा? पैसा। समझा? बिना पैसे के कुछ हो सकता है क्या बेटा? नहीं। बिजनेस चालू करने के लिए भी पैसा चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए भी बिजनेस पैसा चाहिए, और बिजनेस बंद करने के टाइम पर भी क्या लगेगा? पैसा। क्लासरूम चालू कर दिया, सब क्लास और सब चालू कर दिया, अभी लाइट बिल देना है, स्टाफ को सैलरी देना है, ये सब क्या है? वर्किंग कैपिटल है। ये सब क्या है? वर्किंग कैपिटल है। तो टू मेक डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अ करंट एसेट। तो आप क्या करते हो? वर्किंग कैपिटल में जो भी पैसा लगा रहा है वो करंट एसेट में पैसा आप लगाते हो। और यहाँ पर बैठी हुई जितने भी ऑडियंस है वो सब मेरे करंट एसेट है। कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर्स, डेटर्स मतलब करंट एसेट। क्लियर? पक्का? नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस। ओ भाई, आपका बिजनेस कौन से नेचर का है? सर नेचर मतलब क्या? अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, कौन सा सेक्टर बेटा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब क्या? जहां पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ता है, वहां पर पैसा ज्यादा लगेगा। सही कि नहीं? आटा, दाल, चावल ये कहाँ पे उगता है? आटा खेत में उगता है, गेहूं खेत में उगता है, तो उसके लिए फैक्ट्री लगती है। चावल के लिए फैक्ट्री लगती है क्या? नहीं, लेकिन फार्म लगता है। लेकिन जो आप उसका कल्टीवेशन करने के बाद जब आप उसका कोई प्रोडक्ट बनाकर बेचते, जैसे आशीर्वाद आटा आपको दुकान में रेडीमेड मिलता है, तो वो क्या करता होगा? गेहूं को लेकर आता होगा फैक्ट्री में, प्रोसेस करने के बाद उसको आटे में कन्वर्ट करके आपको पैकेट में लाके बेचता है। तो उसका फैक्ट्री कितना 10 बाय 10 के कमरे में होगा क्या? नहीं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होगी, 1-1 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री होती है, 800-800 मीटर लंबी फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी मशीन होती है। सो यहाँ पे जब आपका नेचर कैसा है? मैन्युफैक्चरिंग नेचर है। कौन सा नेचर है? मैन्युफैक्चरिंग। तो वहां पर आपको वर्किंग फिक्स कैपिटल ज्यादा लगने वाला है।
लेकिन अगर आप कंपेयर करो कि आपका सर्विस इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है, सर्विस, तो आपका हो सकता है फिक्स कैपिटल कम लगे, चलेगा। तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस भी डिपेंड करता है कि आपको पैसा ज्यादा लगेगा कि कम। एक एग्जांपल देता हूं, वड़ा पाव का ठेला और मैकडी का शॉप रेस्टोरेंट देखो, पैसा किधर ज्यादा लगता है, मैकडी वाले में। क्यों? अरे भाई उधर आके तुमको फैसिलिटी देना है ना, शॉप लेना है, शॉप का भाड़ा है, सब कुछ मैनेज करना है। तो शॉप स्टैब्लिश करने के लिए एसी लगाएगा, टेबल लगाएगा, डाइनिंग टेबल, चेयर लाएगा, काउंटर बनाएगा, रेस्टोरेंट सेटअप करेगा, किचन का सारा अप्लायंसेस लेकर आएगा, तो वहां पर पैसा ज्यादा लगेगा। और अगर आपको वड़ा पाव का ठेला चालू करना है तो वहां पे पैसा कम, ठेला खरीदना है, एक कढ़ाई खरीदना है, गैस सिलेंडर खरीदना है, गैस का चूल्हा खरीदना है, ये 2-4 चीजें 5-6 चीजें लगेगी। पर जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझेगा कि एक बिजनेस में ज्यादा पैसा लग रहा है और एक में कम। दूसरा, साइज ऑफ बिजनेस, जिसका धंधा जितना बड़ा उसको उतना पैसा लगेगा, जिसका धंधा जितना छोटा उसको उतना कम पैसा लगेगा। तो आपका बिजनेस का साइज भी मैटर करता है कि फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। स्कोप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का स्कोप कैसा है, बिजनेस आपका कैसा है, डेली प्रोडक्टिविटी वाला है, एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, कि एक बार दे दिया साल भर टेंशन नहीं होता ना। आपका प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आप विजय सेल्स वगैरह में जाओ, वहां पर आप एसी खरीदोगे, फ्रिज खरीदोगे, टीवी खरीदोगे, वॉशिंग मशीन खरीदोगे, तो आप अगर वहां पे जाके खरीदते हो तो एक बार खरीदोगे, रोज खरीदते हो, तो वहां पर जो आप खरीदते हो वो एक बार खरीदा, 5 साल 10 साल की फुर्सत हो गई। तो वहां पे स्कोप ऑफ बिजनेस कैसा है कि हमको प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना है वो क्वालिटी विद आफ्टर सेल सर्विस देना है। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे होता है जो एफएमसीजी होते हैं, रोज का है, रोज सुबह उठा ब्रश करते कि नहीं करते, कम लोग बोले, मतलब कम लोग करते हैं। तो फिर दाल चावल आटा वगैरह ये क्या है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, क्योंकि रोज इस्तेमाल होता है। अब रोज इस्तेमाल होता है तो खत्म होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जल्दी खत्म होगा, जल्दी रिफिल कराते। ये सारे प्रोडक्ट में डील करने वाले जितने भी कंपनियां है वो क्या है, एफएमसीजी प्रोडक्ट में। एफएमसीजी का प्रोडक्शन लेवल क्या रहेगा, हाई। गाड़ी बनाने वाला है मर्सिडीज, और ये मर्सिडीज वगैरह बनाने वाले क्या करते हैं, ऑर्डर पे गाड़ी बनाते हैं, इनका लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या रहता है, थोड़ा सा कम। और जो रोज का प्रोडक्शन करा उसको लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या रखना पड़ेगा, हाई। तो स्कोप ऑफ बिजनेस भी डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, किस स्कोप का है, उसके हिसाब से आपका पैसा लगने वाला है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अब आपको लीज पे लेना अच्छा है या रेंट पे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सर लीज और रेंट में क्या फर्क है, लीज और रेंट में क्या फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, जो लीजिंग होता है वो रेंटिंग जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन रेंटिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन का रेंटिंग होता है। बट उसका जो पैसा होगा ना, पेमेंट, वो पेमेंट आपको एक साथ पे करना पड़ेगा, वन टाइम पेमेंट, ओटीपी, वन टाइम पेमेंट। एक एग्जांपल देता हूं, रेंट हम हर महीने पे करते, मान लो मेरे ये प्रीमाइसेस का रेंट 31,000 है, तो मैं हर महीने क्या पे करूंगा सर, 31। सिंपल है। हर 3 साल के बाद इसका 10% बढ़ेगा तो फिर 34 हो जाएगा, फिर 10% बढ़ेगा, 3-3 साल में 10-10% बढ़ते जाएगा, या हर साल में बढ़ेगा, डिपेंड करता है मालिक और हमारा अंडरस्टैंडिंग। बट अगर मैंने लीजिंग पे लिया होता तो वो बोलेगा सर एक काम करो, 30,000 रेंट है, 12 महीने का 3,60,000 होता है, 5 साल का एग्रीमेंट कर लेते, 18 लाख रुपए मेरे को दे दो, 5 साल धंधा करो। मैंने मतलब 5 साल का भाड़ा एक साथ देना है, इसको क्या बोलेंगे, लीजिंग। बट लीजिंग जो होता है वो 20, 22, 20, 25, 30, 35 ऐसे सालों का होता है, छोटे सालों का होता नहीं है। मतलब 40 साल बाद का जो रेंट होने वाला है वो आज से ज्यादा होगा कि कम होगा, 40 साल बाद का रेंट आज के रेंट से ज्यादा होगा कि कम होगा। लेकिन अगर आपने लीजिंग किया तो आज के रेंट पे वो 40 साल के लिए मिल जाएगा, समझा। ये इसीलिए ज्यादातर जो कंपनियां होती है वो लीजिंग पे आती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग की लीज पे ले लेते हैं, क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है। उनको पता है आज शायद लोगों को लगता है महंगा है,
लेकिन जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो 10 साल 15 साल आगे देख के वो पीछे की बातें करे तो बोले सस्ते में मिला था यार तेरे को, ऐसा होता है। एक्विजिशन ऑफ असेट, पैसा है तो तुम क्या करोगे, असेट को खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, खरीदोगे, पैसा है। असेट खरीदना मतलब ही क्या होता है, फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट, और फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स कैपिटल। इंटरनेशनल कंडीशन, इंटरनेशनल कंडीशन मतलब क्या, मान लो दो देशों के बीच में मारामारी चल रहा है और उसमें भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन दो देशों के बीच में अगर रिलेशन खराब होता है तो इसका इंपैक्ट बाकी के देशों में पड़ता है। सो ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रीजन हमारा फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर कंडीशन सब नॉर्मल है तो हमारे फिक्स कैपिटल की आवन जावन अच्छे से होती रहेगी, बट अगर थोड़ा सा क्राइसिस बढ़ गया तो हमें वो शॉर्टेज क्रिएट होगा और वो शॉर्टेज का बर्डन हमारे को फिक्स कैपिटल वगैरह को सोल्ड आउट करके भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं ट्रेंड इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने ट्रेंड आते हैं बेटा, 4। रिसेशन टाइम होता है, बूम वाला पीरियड होता है, फिर रिकवरी वाला स्टेज होता है। जब मार्केट स्टार्ट होता है तो हमेशा वो बूम की तरफ जाता है। बूम मतलब टॉप की तरफ जाता है, क्योंकि आपने नया नया धंधा चालू किया, पहला कस्टमर आपके लिए क्या है, फायदा है। अब सोचते हो ना मेरा पहला कस्टमर कब आएगा कब आएगा, और आ गया तो हमेशा बिजनेस ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन एक बार टॉप पर टच करने के बाद बिजनेस थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है यार धंधा बंद ही कर देता हूं, कंपनी का एकदम डाउनफॉल आ गया। अब कंपनी धीरे धीरे क्या होगी, रिकवरी, यानी जो अपना कोविड वाला टाइम था उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री नीचे की तरफ आ गई, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या गए, जान आ गई। तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन क्या होगा, चलते रहेगा। तो अगर ट्रेंड इन इकोनॉमी हमारा अच्छा है, बता जिस तरीके का बिहेवियर करेगा उसी बिहेवियर में हमको किसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, फिक्स्ड कैपिटल की। समझा? पॉपुलेशन ट्रेंड, ऑब्वियसली पॉपुलेशन ट्रेंड मतलब अगर लोग हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, जैसे मान लो एक एग्जांपल मोबाइल फोन का ले लो, मोबाइल फोन वाले क्या चाहते हैं, हर एक के हाथ में क्या होना चाहिए, तो तुम पॉपुलेशन बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए आने वाले टाइम में कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। अगर उनके आने वाले टाइम में कस्टमर्स बढ़ेंगे तो मोबाइल ये जो इनका पॉपुलेशन ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इनका बिजनेस भी ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर पॉपुलेशन में कमी आ रही है इसका मतलब इनका बिजनेस में धीरे धीरे क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। होता है कि नहीं? क्योंकि ये चाहता है कि हर एक कस्टमर के हाथ में क्या होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट, पॉपुलेशन ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो ज्यादा पैसों की जरूरत है, और पॉपुलेशन कम है तो कम पैसों की जरूरत पड़ेगी, कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है सर, कंज्यूमर प्रेफरेंस। व्हाट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस? अगर आपने कस्टमर के कस्टमाइजेशन का नाम सुना है क्या बेटा, कस्टमाइजेशन क्या होता है, कस्टमाइजेशन? कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लो एक कप होता है, कप नॉर्मल व्हाइट कलर का कप होता है जिसमें आप चाय वगैरह पीते हो, वो नॉर्मल कप मार्केट में 30-40 रुपए का आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन जब आप चाहते हो कि उसके ऊपर आपकी फोटो लग के आए या उस पर आप जो चाहते हो वो प्रिंट हो के आए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अब वो एक्स्ट्रा पैसा कब ले सकते हो आप, जब आपके पास उसके लिए मशीन होगी, है ना? तो इसीलिए बोलते हैं कस्टमर के अगर आप प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपके पास वो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास वो मशीन ही नहीं है तो आप कस्टमर का प्रेफरेंस कहां से कंप्लीट करोगे? जैसे पहले क्या होता था कि 2 मिनट में फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको, अब तो हर इंसान अपने हाथ में मोबाइल रहता है, फोटो खींचा, एप्लीकेशन का जुगाड़ वगैरह किया, जाके प्रिंट निकाल के 2 मिनट में फोटो लेके आ जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, जिसके पास पहले प्रिंटर जो अच्छे बड़े बड़े होते वो सुबह फोटो खींचते थे, शाम को फोटो देते थे, 10 बार चक्कर लगाता तब शायद फोटो मिलता था। अब ऐसा नहीं, आप कस्टमर प्रेफरेंस है, कस्टमर को अभी चाहिए तो अभी ही देना पड़ेगा आपको, तो वो कस्टमर प्रेफरेंस हो गया। तो अगर वो कस्टमर प्रेफरेंस को फुलफिल करना है तो आपके पास वो मशीन होनी चाहिए, और जब भी आप मशीन की बात करते हो तो मशीन इज अ फिक्स असेट, और फिक्स असेट मतलब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट
कॉम्पिटिटिव फैक्टर। आपको अब किसी से कंपटीशन करना है, उसके पास नई मशीन है तो आपके पास भी नई मशीन होनी चाहिए। अगर वो कुछ नया कर रहा है, उसके लिए उसने पैसे डाले, तो आपके पास भी वो नेचर होना चाहिए, आपके पास भी वो पैसा होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन कर पाओगे। और अगर आपने कंपटीशन नहीं किया तो क्या होगा? वैसे ही आउट। कंपटीशन करने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए, एनर्जी भी होनी चाहिए, और थोड़ा सा इनोवेशन भी होना चाहिए। जैसे पहले जियो आने से पहले कितनी कंपनियां सिम कार्ड की अवेलेबल थी? टाटा डोकोमो। फिर टाटा की दो कंपनियां होती थी, टाटा डोकोमो था और टाटा एक इंडिकॉम था। रिलायंस इंडिया मोबाइल RIM, फिर यूनिनॉर था, आइडिया अलग था, वोडाफोन अलग था, एयरटेल था, एयरसेल था। ऐसे 8-10 कंपनियां थी आपके मार्केट में अवेलेबल। जैसे ही जियो ने एंटर मारा, बाकी की ज्यादातर कंपनियां कोलैप्स हो गई, बिकॉज वो नए कस्टमर, बोलते ना, कस्टमर के हिसाब से मॉडिफाई नहीं हो पाए, नए के नए एसेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, जिस वजह से उनकी कंपनी कोलैप्स हो गई। अब बचे कितने? 4 प्लेयर बचे, जिसमें से उनका बेस्ट ऑप्शन ये था, एयरटेल ने सर्वाइव कर लिया क्योंकि उसने फाइबर ऑप्टिक केबल में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, और वो सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्शन वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इनोवेशन की तरफ गया। दूसरा, वोडाफोन आइडिया ने मर्ज कर लिया, VI बना दिया ताकि वो कंपटीशन को बीट कर सके, और जियो तो पहले से फाइबर ऑप्टिक केबल में इन्वेस्टमेंट डाल ही रहा था। तो ये क्या है? कॉम्पिटिटिव फैक्टर है। पैसा अच्छी जगह हो तो ही आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो। इफ यू हैव नो कैपिटल, भाई साहब तुम किसी को कुछ कर सकते हैं नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम। फिर बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ये ऑलमोस्ट फिक्स कैपिटल से मिलता जुलता होगा, तो कुछ पॉइंटर्स आप सेम लिख सकते हो, जैसे नेचर, साइज सेम ही था। वॉल्यूम ऑफ सेल्स का मतलब, फॉर एग्जांपल, वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ में आता है ना? रोज आपका प्रोडक्शन हो रहा है, रोज डे टू डे एक्टिविटी है। डे टू डे क्या है सर? डे टू डे। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सेल ज्यादा है, अगर आपको आज बहुत ज्यादा बेचना है, जैसे त्योहारों के टाइम पे आपने देखा होगा मिठाई वाले की दुकान, वो क्या करता है, अपनी दुकान कम से कम 4 फुट आगे ले लेता है ना, और एक बंदा बाहर खड़ा कर देता है, वो वहां भी बेचता है खड़ा रह के बाहर मार्केट में। रीजन क्या है? उसको पता है आज मेरा सेल बढ़ेगा, तो सेल बढ़ेगा क्योंकि मिठाई का सीजन है या फिर त्योहारों का सीजन है, तो मेरा सेल तो आज बढ़ने वाला है। अगर मेरा सेल बढ़ेगा तो एक अलग से स्टाफ लगेगा जिसको पगार देके बुलाना पड़ेगा, फिर एक अलग से बंदा रहेगा जो पैकिंग के लिए रहेगा, अलग से बोलते हैं ना बॉक्सेस मंगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, टेंट लगाना पड़ेगा, लाइटिंग लगाना पड़ेगा, तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि आज त्योहार है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आज त्योहार है, तो मिठाई की दुकान पे चले जाओ, रक्षाबंधन हो, होली का त्योहार हो, दिवाली का सीजन हो, उनको पता है कब धंधा बढ़ाना का है, और जैसे इनको पता चलता है धंधा आज बढ़ने वाला, तो वो एक्स्ट्रा तैयारी से में लग जाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी बढ़ने वाला है। प्रोडक्शन साइकिल, सिंपल सी बात है। मानो मैं मिठाई वाले के पास गया, मैंने बोला यार मेरे को है ना 100 किलो पेड़ा चाहिए, तो वो क्या करेगा? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 100 किलो के हिसाब से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, 100 किलो के हिसाब से लेबर को बैठाना पड़ेगा, सब लोग वो उसके हिसाब से मैनेज हो गए। तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उसका खर्चा भी तो बढ़ेगा। अरे मैंने बोल रहा, मैं जैसे 12th का बैच ले रहा हूं, दिन में एक बैच था तो टेंशन ही नहीं था, अब दिन में 2-2 बैच है, 2-2 बार बुलाना, तो 2-2 बार एसी चलेगा, 2-2 बार पंखे चलेंगे, 2-2 बार डिजिटल बोर्ड जाएगा, 2-2 बार लाइट बिल भी आएगा, एक्स्ट्रा लाइट बिल। तो यानी अगर मैंने अपनी लेवल ऑफ सेल बढ़ाने की कोशिश की, प्रोडक्शन साइकिल बढ़ाने की कोशिश की, तो खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। फिर बिजनेस साइकिल, ऑब्वियसली मैंने बताया ना, बिजनेस के अंदर भी बूम वाला पीरियड आता है, रिसेशन वाला पीरियड आता है, रिकवरी वाला पीरियड आता है। तो अगर आपका बूम वाला टाइम है तो खर्चा ज्यादा करोगे तो ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो गए। जैसे आपका डाउनफॉल शुरू हो तो आपको लगता है मैं खर्चे भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे स्टाफ को? भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अगर आपको रहना है तो रहो, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है, मैं खर्चा कम करना चाहता हूँ।
और वापस से रिकवरी हुआ, आपका बिजनेस फिर से बूम की तरफ आने लगा, ऊपर की तरफ आने लगा, सेल बढ़ने लगा, तो वापस से किसी को हायर करोगे काम करने के लिए। यानी बिजनेस जब अच्छा चल रहा है तो आप खर्चे मैनेज कर सकते हो, और बिजनेस जैसे ही डाउनफॉल में जाता है आपका खर्चा क्या करोगे, आप कॉस्ट कटिंग की तरफ जाते हो। तो वो कॉस्ट कटिंग का नेचर क्या हो गया सर, वर्किंग कैपिटल। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, अब इंपॉर्टेंट क्या, पैसा आना चाहिए। मैंने बोला बेटा नवंबर तक फीस क्लियर करो, चलो जनवरी आ गया, फीस ही नहीं दे रहे, तो इसका मतलब मेरा जो कलेक्शन वाला पीरियड है वो वीक है। अब जब मेरे पास फीस नहीं आएगा तो देयर इज नो मोटिवेशन, नो मोटिवेशन तो नो लेक्चर, नो लेक्चर मतलब घर पे बैठो, वो उल्टा रहा है, तो भी निकेत क्लास में नहीं आता है, होता है कि नहीं, तब बेचारा को कितना पॉपुलर है क्लासरूम में। कोई लड़की अगर किसी को नहीं जानती हो चलेगा, निकेत को तो जानती होगी, रोज पूछते, ये सबसे लड़कियां तो ढूंढ रही थी ये निकेत है कौन सर, इसका नाम रोज क्यों लेते हैं। अगर निकेत कल से रोज आएगा तो ठीक है, अगर किसी दिन गायब हुआ तो ऑनलाइन वालों से भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा, फेमस हो जाएगा बेचारा। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल, ऑब्वियसली क्रेडिट को क्या करना है, कंट्रोल में करना है, बिकॉज पैसा आना और जाना दोनों कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपने किसी को उधारी दिया है तो जो जबान दिया है उतने समय में पैसा आ जाना चाहिए, वरना उधारी लेकर जाने वाला बंदा गायब हो जाता है, उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ उधारी देने वाले का होता है। अगर आपको लगता है किसी का आपने 2 पैसा खाया और आप सुखी हो, कभी नहीं, बिकॉज आपके वजह से किसी का धंधा बंद हो रहा है तो वो आपको दुआएं तो देगा नहीं, लॉजिक यही है। बिकॉज कैपिटल का फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड है, कस्टमर के ऊपर। अरे तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं सामने वाले को पैसा दे पाऊंगा ना, सप्लायर को पैसा दे पाऊंगा, पैसा ही नहीं आएगा तो मैं सामने पैसा नहीं दूंगा, वो मुझे 4 गाली देगा तो मैं भी तो 4 गाली दूंगा, सिंपल सी बात है। फिर तुम मुझसे नाराज हो जाएगा, तुम पैसा लेके भाग गए, अरे तू पैसा लेके भाग गया, तुझे लग रहा है तूने बहुत बड़ा महान काम किया है, अरे जिसका धंधा बैठ गया तेरे वजह से, उसने वो रोड पे आ गया है, बर्बाद हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है, क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर पाए, ये सब के रीजन से, तो धंधा चौपट तो धंधा बंद किया तो आपको दुआएं थोड़ी ना देगा। तो क्रेडिट कंट्रोल करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आप बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पैसा रोज आना चाहिए, रोज जाना चाहिए। अगर मैंने एक क्लासरूम की जगह पे दूसरा क्लासरूम ले लिया, 2 क्लासरूम मर्ज कर दिया, तो डबल लाइट बिल सब, पैसा आ रहा है तभी तो खर्चा कर पाएंगे, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो खर्चा करेंगे क्या। या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है पैसा आ जाएगा, मैंने बाजू वाले से उधार लिया तो मैं इस आशा में ले रहा हूं कि 1 महीने में पैसा आ जाएगा, तो आपको इतना पता होता है कि 1 महीने में पैसा आ जाएगा तभी आप ये खर्चा कर पा रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपांशन की तरफ लेकर जा सकते हो, बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ कैपिटल। उसके बाद मैनेजरियल एबिलिटी, ऑब्वियसली पैसे को मैनेज करना खाने का काम होता है क्या, बार बार वही कर रहा है, रोज पैसा आएगा तो जेब में पैसा भरा रहेगा, जब जेब में पैसा भरा रहेगा तो इच्छाएं कंट्रोल में रहती है क्या, बिजनेसमैन भी वैसे रहता है। किंगफिशर का नाम सुना है, किंगफिशर का विजय माल्या का नाम सुना है क्या, ठीक है, तो किंगफिशर का नाम, विजय माल्या का नाम सुना है, वो भाई साहब बर्बाद हो गया, कंपनी बंद हो गई, इतना बर्बाद होने के बाद भी बंदा पार्टी कर रहा है, अपने बर्थडे पे बाहर से लोगों को, सेलिब्रिटियों को बुलाकर गाना वगैरह, रात भर पार्टी चल रही है, वो बर्बाद कहाँ हुआ, उसकी कंपनी डूब गई, वहां बर्बाद नहीं हुआ, उसको बददुआएं लगी है। क्यों, जो एयरलाइंस में किंगफिशर एयरलाइंस हुआ करती थी, पता है कि नहीं, किंगफिशर एयरलाइंस में जितने भी स्टाफ थे, पायलट थे, जितने भी एयर होस्टेस थे, सबका पैसा बचा था, सैलरी बचा था, उसने सैलरी नहीं दिया,
बोलता लॉस में हो, मैं क्या करूं, बल एयरलाइन बंद करा, मैं घाटे में जा रहा हूं, मैं कंपनी बंद करा। उसने कंपनी बंद कर दिया, लोगों का पैसा डूब गया, नहीं मिला सैलरी। लेकिन जब तेरे पास पैसे नहीं तो तेरे बर्थडे पे बाहर से विदेशी लोग आके गाना वाना कैसे गा रहे? कौन सा इतना पैसा, मतलब एक बर्थडे पार्टी में उसने 400 करोड़ रुपए लुटा दिया। ये पैसा आया किधर से? तो इसलिए उसको बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाना पड़ा। और वो किधर है मालूम है ना? इंग्लैंड में। इंग्लैंड का रूल है, कुछ $1 मिलियन यानी 80-90 लाख रुपए के हिसाब से दे दो, आपको वहां पर बिजनेस वीजा या कुछ तो वीजा आपको मिल जाता है परमानेंट, आप वहां के रेसिडेंट बन सकते हो। बन गया उधर का रेसिडेंट, उसको टेंशन ही नहीं। अब इंडिया से खींच के भी नहीं लेके आ सकते उसको, इंडिया ले जाए भी तो उसको लेके नहीं आ सकते जब तक इंग्लैंड की गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देती। एंड उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर में क्लाइमेटिकल कंडीशन आ सकता है, क्लाइमेट वेदर कंडीशन आ सकता है, शॉर्टेज क्रिएट हो गया है ना, फिर किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट वगैरह टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आती है, तो उस वजह से आपका वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला जो चैप्टर पॉइंट है ना दोनों का, उसमें 6 या 7 पॉइंट भी आपने लिखा तो भी बहुत है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में जल्दी पूछने वाला नहीं है। 4 मार्क का क्वेश्चन तो 6 पॉइंट सफिशिएंट है, 6 या 7 मैक्स। 7 से ज्यादा लिखना बेवकूफी है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, बार बार कहा है, पेपर प्रेजेंटेशन से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? पेपर कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या करने का? डिस्टिंग्विश कर लेना फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का। क्लियर है क्या? हाँ है ना? लेक्चर का ज्ञान, बहाने अक्सर वही लोग बनाते हैं जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक नहीं, और जिनको कामयाबी हासिल करने का शौक होता है उनके पास बहाने बनाने का वक्त नहीं। ठीक है, आई होप जैसे जैसे मैं चैप्टर्स आपको करवा रहा हूं वैसे वैसे आप भी स्टडी कर रहे हो। ये 21 डेज चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए है। मेरा 12वीं जमाना हो गया, मेरा 12वीं हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, एमकॉम हो गया, पीटीडीएफ हो गया, पेट हो गया, डीएसएम हो गया, जीडीसी हो गया, सब हो गया। मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आपकी मदद इसलिए करें ताकि आप अच्छा करो, और अगर आप ही सुस्त रहोगे, आप ही निर्दयी बन के रहोगे तो कोई मिलने वाला नहीं है। ठीक है, श्योर।